एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ काव्या अग्रवाल। तो आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सेकंड चैप्टर के साथ नेशनल इनकम यूनिट से, जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और 2 वीडियोस में इस पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इस चैप्टर से, जो कि है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? देखो समझो, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी गुड्स हैं और जितना भी कैपिटल है, मनी है, वो बहुत ही फ्रीली सर्कुलेट हो सकता है। उस एरिया या उस रीजन को हम कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि मैं अभी दिल्ली में हूँ और मुझे दिल्ली से मान लो ऋषिकेश जाना है। ठीक है, तो मेरे ऊपर कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, मैं बहुत ईजिली जा सकती हूँ। राइट, इसी तरह से अगर मुझे गुड़गांव या नोएडा से कुछ सामान मंगवाना है दिल्ली में, तो मैं बहुत ईजिली ऑर्डर कर सकती हूँ, कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। राइट, बट अगर मैं बोलूँ कि मुझे इंडिया से किसी और कंट्री में जाना है, मान लो ऑस्ट्रेलिया जाना है या किसी और कंट्री में जाना है, तो मेरे ऊपर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगी। इतना इजी नहीं है, मुझे वीज़ा पासपोर्ट का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो वो क्या है, वो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होता। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है, एक ऐसा एरिया या फिर रीजन जहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी गुड्स हैं और जितना भी कैपिटल है, वो बहुत ही फ्रीली मूव हो सकता है। ठीक है, अब देखो लिखा क्या है, हमारे पास लिखा हुआ है, इट इज़ द जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हमें देखने के लिए मिलता है, वेयर पीपल, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। ठीक है, इट मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री का जो बॉर्डर है, जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है, वही हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी को हमें और थोड़ा डिटेल में समझना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि इसमें क्या क्या डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन कंट्रीज़। इसका मतलब क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या है, अभी वैसे हम लोग इसको डिटेल में आगे समझेंगे, बट नॉर्मल रेजिडेंट मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो रेजिडेंट्स हैं, भारतीय जिन्हें हम कह सकते हैं, तो अगर कोई भी शिप्स या फिर एयरक्राफ्ट्स नॉर्मल रेजिडेंट ओन कर रहे हैं, तो वो सभी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। ठीक है, मान लो एग्जांपल लेते हैं इसके लिए हम लोग एयर इंडिया का। ठीक है, एयर इंडिया जितने भी प्लेन्स को ऑपरेट कर रहा है बिटवीन कंट्रीज़, वो सभी प्लेन्स किसके अंडर आएंगे, हमारी कंट्री के अंदर आएंगे, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। राइट, इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, फिशिंग वेसल्स, ऑयल्स एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। ठीक है, जितने भी फिशिंग वेसल्स हैं, नेचुरल रिग्स है, रिग्स मतलब कंटेनर्स जिसमें आप ऑयल को स्टोर करते हो, नेचुरल गैसेस को स्टोर करते हो। ठीक है, और इसके साथ साथ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स यानी कि सबमरीन्स। ठीक है, तो ये सभी ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। तो जितने भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं, वो जितने भी फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स को ऑपरेट कर रहे हैं, ओन कर रहे हैं इंटरनेशनल वाटर बॉडीज़ में, वो सभी भी हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। ठीक है, इसके साथ साथ एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। इस पॉइंट का मीनिंग क्या है, एम्बेसी क्या होती है? एम्बेसीज मतलब कि एक कंट्री में बाकी कंट्रीज़ की एम्बेसी होती है। ठीक है, कि मान लो एग्जांपल लेते हैं कि आपको पता होगा, अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली में, या मैं इंडिया ही लिखती हूँ सीधा, इंडिया में अलग अलग कंट्रीज़ की एम्बेसी होती हैं। मतलब अगर कोई बाहर से इंडिविजुअल इंडिया में आता है, कि मान लो कोई चाइनीज़ आया इंडिया में आया, ठीक है, तो हो सकता है उसे यहाँ की लैंग्वेज समझ ना आए या कुछ और, अगर वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो कहाँ पे उसका सॉल्यूशन मिलेगा, तो यहाँ इंडिया में हाँ उसको एक चाइनीज़ एम्बेसी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, चाइना की एम्बेसी, तो वो वहाँ जाके अपना जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन ले सकता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि एक कंट्री में बाकी कंट्रीज़ की एम्बेसी होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इंडिया की जो एम्बेसी है वो बाकी कंट्रीज़ में होगी। अगर हम किसी और कंट्री में जा रहे हैं, कि अगर हम लोग रशिया जा रहे हैं, तो रशिया में आपको इंडिया की एम्बेसी देखने के लिए मिलेगी।
ठीक है। तो जिस एरिया में इंडिया की एम्बेसी होगी वो एरिया भी हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, ठीक है। समझे इस पॉइंट को कि अगर हम लोग रशिया जा रहे हैं तो रशिया में आपको हमारी कंट्री की जो एम्बेसी देखने के लिए मिलेगी, वो जो एरिया है वो हमारी ही कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कॉन्सुलेट्स हो गए, यानी कि कुछ ऑफिसेस, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हमारी कंट्री का जो कि बाहर अब्रॉड में लोकेटेड है, वो सभी हमारी कंट्री की टेरिटरी का पार्ट होता है, ठीक है। ये तो हो गई क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। अब क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है, तो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री। सिंपल चीज़ है कि अगर हमारी कंट्री की एम्बेसी किसी और कंट्री में है और वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, तो इसी तरह से अगर किसी और कंट्री की जो एम्बेसी है वो हमारी कंट्री में लोकेटेड है, तो वो एरिया उस पर्टिकुलर कंट्री का होगा, ठीक है। नहीं समझे? देखो मैंने क्या बोला कि अगर रशिया में इंडियन एम्बेसी है वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, तो अगर इंडिया में रशियन एम्बेसी है वो रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, ठीक है, सही। इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी होती हैं वो अगेन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होते, जैसे कि यूएनओ, डब्ल्यूटीओ। तो ये सभी क्या हैं, दोनों पॉइंट्स कि क्या क्या चीज़ें डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं। चलिए अब देखते हैं हमारा सेकंड टॉपिक जो कि है नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या है ये समझते हैं। देखो नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या होता है कि अगर एक पर्सन एक कंट्री में 1 साल से ज़्यादा के लिए रहता है, ठीक है, अगर एक पर्सन किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में 1 साल से ज़्यादा के लिए रिसाइड करता है और जो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब कि उसकी सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उसी कंट्री में लाई करती हैं, तो उस केस में वो पर्सन उस पर्टिकुलर कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाता है, ठीक है, सही है। तो एक पर्सन अगर एक कंट्री में 1 साल से ज़्यादा के लिए रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब कि वो स्पेंडिंग भी यहीं पे कर रहा है, ठीक है, अर्निंग भी उसकी इसी कंट्री से हो रही है, उसका सभी खर्चा पानी यहीं से चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंडिविजुअल भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री, ठीक है, सही है। तो इंडिविजुअल भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है जो कि एक कंट्री में रिसाइड कर रहे हैं और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उसी कंट्री में लाई कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में वो पर्सन नॉर्मल रेजिडेंट माना जाता है, राइट, ठीक है। जैसे कि हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग इंडिया में 1 साल से ज़्यादा के लिए रह रहे हैं और हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो भी इसी कंट्री में, तो हम लोग क्या हैं, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हैं, ठीक है। अब नॉर्मल रेजिडेंट में क्या क्या चीज़ें हमें एक्सक्लूड करनी है, तो सबसे पहले आता है फॉरेन टूरिस्ट या फिर विजिटर्स। सिंपल चीज़ है, अगर कोई भी फॉरेनर्स आ रहे हैं इंडिया में तो वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे, ठीक है, सही। इसके बाद फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। अगेन जो एम्बेसीज हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, उसमें जितना भी स्टाफ वर्क कर रहा है, जो फॉरेन स्टाफ है, वो अपनी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, इंडिया के नहीं होंगे। ये हम लोग इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं वो अगेन नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट नहीं होंगी। इसके बाद एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो भी अगेन नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट नहीं होते। हाँ, अगर वो 1 साल से ज़्यादा के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, कि मान लो यूएनओ का ऑफिस इंडिया में है और उसमें जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको काम करते करते 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो उस केस में वो वर्कर इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्रू मेंबर्स हो गए ऑफ फॉरेन वेसल्स एंड कमर्शियल ट्रैवलर्स, और इसके साथ साथ बॉर्डर वर्कर्स, ठीक है। बॉर्डर वर्कर्स क्या हैं कि वो अपने काम के लिए कई बार इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, तो उस केस में भी ये जो हैं बॉर्डर वर्कर्स ये नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट नहीं होते, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है। ये सब पॉइंट्स आपको एक्सक्लूड करने होते हैं नॉर्मल रेजिडेंट में से, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इन क्वेश्चंस में आपको बताना है कि क्या ये नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं या नहीं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 months। एक जापानीज़ है जो इंडिया में 2 महीने के लिए रहता है, तो क्या वो उस केस में इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा?
द आंसर विल बी नो। सिंपल चीज़ है, यहाँ पे हम लोग 2 महीने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 महीने में वो हमारी कंट्री का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद सेकंड है इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग क्रिकेट मैच। इंडियंस पाकिस्तान जा रहे हैं मैच देखने के लिए, तो अब खुद सोचो क्या वो इंडिया के रेजिडेंट हैं या फिर नहीं हैं। सोचो, बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर कोई भी इंडियन पाकिस्तान जा रहा है सिर्फ क्रिकेट मैच देखने के लिए, तो उस केस में वो इंडिया का ही रेजिडेंट माना जाएगा। अगर आप लोग पाकिस्तान जाते हो मैच देखने के लिए तो आप फिर भी भारतीय कहलाओगे, ठीक है। तो इस केस में येस, जो इंडियंस है वो नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इंडियन एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन यूएनओ लोकेटेड इन इंडिया। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यूएनओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया में लोकेटेड है। उसमें जो इंडियंस वर्क कर रहे हैं वो भी अगेन इंडिया के ही रेजिडेंट माने जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट, राइट। एक और टॉपिक समझते हैं। 2 चीज़ें हमारे पास, एक सिटीजनशिप और दूसरा है रेजिडेंटशिप, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सिटीजनशिप की, तो सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे लॉ आ जाता है। बेसिकली एक पर्सन किसी भी कंट्री का सिटीजन कब कहलाता है? अगर उस पर्सन ने उस कंट्री में जन्म लिया हो या फिर उस कंट्री का लॉ उसे अलाउ कर रहा है कि हाँ आप इस कंट्री के सिटीजन हो, ठीक है, तो वो हमारा आता है सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है सिटीजनशिप इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ द बर्थ ऑफ अ पर्सन और सम लीगल प्रोविजंस अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन, ठीक है। तो बर्थ पे बेस्ड है या फिर हम बोल सकते हैं लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इंडियन सिटीजनशिप की कि आप इंडिया के सिटीजन कब कहलाओगे, तो उसमें 2 पॉइंट्स हैं। व्हेन अ पर्सन इज़ बॉर्न इन इंडिया, या तो एक पर्सन ने इंडिया में जन्म लिया है या फिर इंडियन लॉ अलाउज अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। लॉ अलाउ कर रहा है कि हाँ आप इस कंट्री के सिटीजन हो, ठीक है। सिटीजनशिप को हम लोग हिंदी में बोलते हैं नागरिकता, राइट। तो सिटीजनशिप का यही कॉन्सेप्ट है, लीगल कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉ आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा पॉइंट आता है रेजिडेंटशिप का। तो रेजिडेंट होता क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट क्या है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो रेजिडेंटशिप क्या होता है? इट इज़ एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ पर्सन, ठीक है, एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, राइट। सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट था बट रेजिडेंटशिप एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो कि एक पर्सन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे बेस्ड है, राइट। An individual is a normal resident of a country if he ordinarily resides in a country for more than 1 year and economic interest also lies in that country। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक पर्सन नॉर्मल रेजिडेंट कब माना जाएगा, अगर वो एक कंट्री में 1 साल से ज़्यादा के लिए रिसाइड कर रहा है और जो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उसी कंट्री में है, ठीक है, तो वो होता है हमारा नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रेजिडेंटशिप, जो कि एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, और सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जो कि बर्थ पे बेस्ड है, राइट। लॉ अगर आपको परमिट कर रहा है उस पे बेस्ड है, ठीक है। ये क्लियर हो गया भाई। अब समझते हैं आज का लास्ट टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ इनकम, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बताऊं फैक्टर इनकम की बात अगर हम लोग करें तो फैक्टर इनकम वो इनकम है जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिसीव होती है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो इनके बदले जितनी भी इनकम रिसीव होती है वो सब आती है हमारे पास फैक्टर इनकम में, ठीक है। ये प्रोडक्शन करने में हेल्प होती है, उस टाइम पर रिसीव होती है, ठीक है। इसमें आपको काफ़ी मेहनत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, फिर ये इनकम बनती है, ठीक है। और ट्रांसफ़र इनकम क्या है? ट्रांसफ़र इनकम में आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी, बस वो आपको वैसे ही रिसीव हो गई है, ठीक है, जैसे कि पॉकेट मनी, स्कॉलरशिप, तो ये सब आता है ट्रांसफ़र इनकम में, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मीनिंग अगर हम लोग देखें तो फैक्टर इनकम, it is the income received by factors of production for rendering factor services in the production process, ठीक है। और ट्रांसफ़र इनकम, it is the income received without rendering any productive service, वो इनकम जो कि आपको वैसे ही रिसीव हो गई है, कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेचर की बात करें तो फैक्टर इनकम इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। तो आप फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम
और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड करते हो, बट ट्रांसफ़र इनकम ना तो हमारे पास नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है और ना ही डोमेस्टिक इनकम में, ठीक है। इसके बाद कॉन्सेप्ट क्या है, तो फैक्टर इनकम एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है, मतलब कि ये कमाई जाती है, ठीक है, एफर्ट्स के बाद ये कमाई जाती है। बट ट्रांसफ़र इनकम एक रिसीव्ड कॉन्सेप्ट है, रिसीट यानी कि बस वैसे ही आपको रिसीव हो रही है, ठीक है। उसके बाद रिसिपिएंट कौन है, किसे ये इनकम मिलती है, सो फैक्टर इनकम इट इज़ द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हमारे पास क्या क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और ट्रांसफ़र इनकम इज़ रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स एंड गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा फैक्टर इनकम में, जैसे कि रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये सब, ठीक है। और ट्रांसफ़र इनकम के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, ओल्ड एज पेंशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, स्कॉलरशिप है, पॉकेट मनी है, ये सब आता है हमारे पास ट्रांसफ़र इनकम में, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी, ठीक है, ये सब। इवन जो टैक्सेस हैं गवर्नमेंट के लिए, टैक्स एक रेवेन्यू है, राइट, बट टैक्स भी ट्रांसफ़र इनकम का ही पार्ट है गवर्नमेंट के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो टैक्स अगर एक गवर्नमेंट रिसीव कर रही है तो उसके बदले कोई भी ऐसी कंपल्शन नहीं है कि आप उसके बदले कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, ठीक है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर होती है कि टैक्स अगर गवर्नमेंट ले रही है तो उससे रोड्स बनेंगी, बिल्डिंग्स बनेंगी, बट कोई भी प्रॉमिस नहीं है, ठीक है, कंपल्शन नहीं है। तो उस केस में भी जो टैक्सेस हैं वो गवर्नमेंट के लिए ट्रांसफ़र इनकम होती है, ठीक है, समझ गए। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है फैक्टर इनकम का और ट्रांसफ़र इनकम का, ठीक है। तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करना, और इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, बाकी इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज के सभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।